Hello, good evening everyone. Welcome to all of you to the online platform of कर्मा आईएएस Academy. कर्मा आईएएस Academy के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग डिस्कस करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री के कुछ टॉपिक, जहां हम लोगों ने अभी प्रारंभ किया है इंडियन नॉलेज सिस्टम को, भारतीय ज्ञान परंपरा को। ठीक है, चलिए हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा को समझते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है उसके बारे में। विकास, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग है विकास, लेकिन हम लोग पहली बार मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, बाकी लोग भी आ जाएं। कल हम लोगों ने जो समझा था विकास, क्या आपको पूरा का पूरा ठीक ठीक समझ में आया था ना? अब हम उसके आगे चलेंगे और इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको धीमे धीमे शुरू किया है ताकि हमारे अंदर वो चीज़ें धीरे धीरे करके आत्मसात होती जाएं। और मैंने इसको इसी वे में डिजाइन किया है कि अगर हम चीज़ों को आत्मसात करते हुए जाएंगे तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो भाई आत्मसात करते हुए समझना है। गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ज्ञान परंपरा का जो चैप्टर था, पहले हमने समझा था ज्ञान परंपरा में क्या है विकास। चलिए, बहुत बढ़िया आकाश, बहुत बढ़िया। आज कल मैंने आपको ऋग्वेद की किताब दिलवाई थी और ये बताया था कि ऋग्वेद की किताब खरीदने जाएंगे तो वो क्या क्या पूछेगा, कौन कौन से मंडल वो पूछेगा, कौन कौन सी शाखाएं हैं। इसके अलावा ये पूछेगा आपको कौन सा उसका वर्जन चाहिए। तो कल हम लोगों ने पहले तो उसके ये समझे थे कि कौन कौन सी शाखाएं हैं, फिर उसका वर्जन समझा था कि कौन सा वर्जन हमको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो जो वर्जन हमको समझ में आने वाला था वो कौन सा था कि हम लोगों ने उसका मंडलाक्रम वर्जन लिया और वो वर्जन अब आपके पास है। अब मैं उस किताब का अगला पेज आपके लिए खोलूंगा। कल हमने एक ही पेज उसका समझा था और ये देखा था, मैंने आपको बताया कि हमें किसी भी वेद की पुस्तक में एक्चुअली में क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, आज हम उसको समझते हैं कि एक्चुअली में हम उसमें किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं और फिर उन चीज़ों को वेद के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो जो ऋग्वेद था हमारा, उस ऋग्वेद का पहला पेज आप लोग खोलेंगे तो उसमें क्या मिलता है। जैसे मैंने ये तो बताया था कि ऋग्वेद जो हमारा मंडलाक्रम आपने लिया उसमें 10 मंडल हमको मिले, है ना। तो जो 10 मंडल हमको मिलते हैं उन सारे मंडलों का एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता दूं, फिर हम उसके आगे चलेंगे। कि जैसे ही आपने देखा तो उसमें एक तो आपको पहला मंडल उसमें मिल गया कि पहला मंडल उसमें मिला। फिर आपको उसी में दिया हुआ है दूसरा मंडल, इंडेक्स आपको मिल जाएगी उसमें। फिर उसमें मिला तीसरा मंडल, फिर मिला चौथा मंडल, फिर मिला पांचवा मंडल, छठवां मंडल, सातवां मंडल, आठवां मंडल, नौवां मंडल और 10वां मंडल। यही एक इंडेक्स आपको मिल जाएगी ऋग्वेद में कि कौन कौन से मंडल हैं उसमें। जब आप इंडेक्स देखा तो इंडेक्स में हम लोग टॉपिक भी देखते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक हैं, या ये भी समझते हैं कि ये चैप्टर या ये आर्टिकल किसने लिखा है। जब उसके आर्टिकल को पढ़ने के लिए आप लोगों ने आगे देखा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, आपको सबसे पहले दूसरा जो मिला, उस दूसरे में आपको एक ऋषि का नाम मिला, ग्रत स्मद। और ऐसा लगा कि ये आर्टिकल इनके द्वारा लिखा गया है, ग्रत स्मद के द्वारा। जब तीसरा देखा आपने तो तीसरे में आपको जो वर्जन मिला वो किसका था, विश्वामित्र के बारे में वर्जन मिला। आपको पता लगा ये दूसरा चैप्टर इन्होंने लिखा है। जब चौथे को देखा आपने तो चौथे को लिखा वाम और पांचवे को लिखा अत्रि है और छठवें को लिखा भारद्वाज ने और सातवें को लिखा वशिष्ठ ने, इसके लेखक के रूप में वरिष्ठ को। और आठवें में अंगिरा और कण्व के नाम अस्पष्ट रूप से मिलते हैं। 10वें के रूप में जो नाम हमको मिलते हैं उसमें वो इतने अस्पष्ट नहीं है। एक से ज़्यादा लोगों के नाम हमको यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे और यहाँ भी एक से ज़्यादा लोगों के नाम मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वो मृख मूल ऋषि ने उसको कंपोज किया है, लेकिन उसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण हमारे पास नहीं है। और दूसरा कि जब आपने इन चैप्टर को पढ़ा कि इन चैप्टर के लेखक कौन कौन है, तो वो ये परीक्षाओं के लिए प्रश्न भी हो गया कि इस ऋग्वेद का संबंध कौन से ऋषि से, इसका किससे संबंध है। जब इसको देखा आपने
तो ये पूरा का पूरा किसको समर्पित है? सूर्य को। सूर्य यानी कि सविता को समर्पित है, ठीक है। और इसी मंत्र में आपको सूर्य को समर्पित जो हमको मिलता है गायत्री मंत्र, वो हमको यही मिला है, वो हम आगे समझ भी लेंगे, ठीक। फिर हमको एक 7वां मंडल मिला और 7वें मंडल में आपने देखा कि यहाँ पर एक युद्ध का वर्णन मिलता है, एक युद्ध का वर्णन मिलता है। उस युद्ध की मैं चर्चा आपके लिए भी थोड़ी सी करूंगा, है ना। एक तो इस युद्ध का वर्णन मिलता है। 10वें मंडल को जब आपने पढ़ा तो यहां से आपको एक शब्द मिला कि वर्ण व्यवस्था की जानकारी यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलती है, सबसे पहले। इसी को वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय सिद्धांत कहा जाता है। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का क्लासिकल और शास्त्रीय सिद्धांत हमको यहाँ से मिलेगा, इसको हम लोग अभी समझ लेंगे। फिर जब हम वाम ऋषि की बात करते हैं तो दैट इज डेडिकेटेड टू यज्ञ, ये यज्ञों को समर्पित है और ये समर्पित है अनुशासन को, ये अनुशासन को समर्पित है, ठीक है। भारद्वाज ऋषि का जो है वो है कर्मकांड को आधारित है और ग्रत इस्मत ने क्या लिखा है? आदर्शों को, इन्होंने आदर्शों को लिखा है। तो हर वेद में जैसे इससे हमको क्या मिल जाएगा? ऑनेस्टी के बारे में, ईमानदारी जैसे नैतिक मूल्यों के बारे में इसमें लिखा हुआ है, नैतिक मूल्यों को समर्पित है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ऋग्वेद का आपने एक इंडेक्स देख लिया। नमस्कार सर, नमस्कार बेटा, नमस्कार सुनील, ठीक है। तो इसे हमको एक इंडेक्स आपने देख लिया, ऋग्वेद के इंडेक्स में क्या क्या है। और अभी आपने पहला ही पेज पलटा है कि आपको इंडेक्स दिख गया है ऋग्वेद का। अब इंडेक्स दिख गया है तो आपको इसमें सबसे आकर्षक चीज क्या मिली? 2 चीजें, एक तो 10वां और एक 7वां। ये मिला कि इसमें ये 2 बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है कि वर्ण व्यवस्था क्या है, ठीक है। हेलो अंकित, हेलो, ठीक है। एक तो ये वर्ण व्यवस्था क्या है और एक दशराजन युद्ध, क्योंकि ये वैसे ही लोगों को बहुत आकर्षित करती थी। तो हम इन दोनों चीज़ों को पहले समझ लेते हैं, फिर हम बाकी चीज़ों को, बाकी इंडेक्स को समझेंगे, है ना। समझना तो सभी है और ऋग्वेद की परंपरा में सभी चीज़ें धीरे धीरे करके आएंगी भी, है ना। तो आप उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। अब मैं चलता हूँ, उसके पेज को पलटता हूँ और ये देखता हूँ कि इसमें जो घटना मिली वो क्या थी। अब वो घटना को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मैं एक यहाँ पर डायग्राम बनाया हूँ और ये मान के चलता हूँ कि ये प्रायद्वीपीय भारत का डायग्राम है, ठीक है। तो इस प्रायद्वीपीय भारत के डायग्राम में नॉर्थ वेस्ट की तरफ यानी उत्तर पश्चिम की तरफ यहाँ पर कुछ कबीले रहते थे, बहुत सारे कबीलों का यहाँ पर वास था। इसमें हमको ये मैंने जैसे बताया था कि आपको आर्य धीरे धीरे करके यहाँ पर आए थे और मैंने कहा था कि आर्यों ने यहाँ पर बहुत सारे कबीले बसा लिए थे। तो यहाँ पर जितने भी कबीले फॉर्म हुए थे उनमें कुछ कबीले ऐसे थे जहाँ पर आर्य डोमिनेट करते थे, कुछ कबीले ऐसे थे जहाँ पर आर्य डोमिनेट नहीं करते थे। इस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में कबीलों की संख्या हमको मिल जाती थी। और यहाँ पर 2 प्रसिद्ध कबीले उस ऋग्वेद में हमको लिखे हुए मिलते हैं। उसमें जो मिलता है कि एक ऐसा कबीला था जो बहुत ही पावरफुल कबीला था और उस पूरे के पूरे कबीले को मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। इस कबीले का नाम था भरत कबीला, ठीक है। और इस कबीले को ट्रेन करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था वशिष्ठ। वशिष्ठ इनके गुरु थे। तो ये कबीला पूरा का पूरा यहाँ पर स्थित है और इस कबीले के जो राजा हैं उनका नाम है भरत। वो राजा हैं सुदास, कबीले का नाम है भरत और इसके राजा हैं सुदास, ठीक। ऐसा ही एक कबीले का डिस्क्रिप्शन हमको कहाँ मिलता है? इस रीजन में मिलता है। एक कबीला यहाँ पर बना हुआ था और इस कबीले के राजा थे, इसको कहते थे पुरु कबीला और इसके राजा थे पौरव। पौरव इसके राजा थे और इस कबीले के जो गुरु हुआ करते थे, मेंटोर, उनका नाम था विश्वामित्र। और ये तो आप जानते हैं कि कबीलों से लड़ाई हमेशा ही संसाधनों पर अधिकार के लिए होती थी। इस कबीले ने भी इस पूरे क्षेत्रों पर अधिकार क्योंकि ये पूरा फर्टाइल लैंड है, यहाँ पूरा का पूरा फर्टाइल लैंड है, इसलिए उस पर कब्जा करने के लिए कबीलों के बीच में लड़ाई अक्सर होती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो कबीला था उस कबीले ने कुछ और कबीलों को अपना सहयोगी बना लिया। उन सहयोगियों को मैं ऐसे लिखूंगा कि एक उसने सहयोगी बनाया इस कबीले में, इस क्षेत्र में रहने वाले कबीले को, और ये कबीला था जिसका नाम था यदु कबीला। एक तो यदु कबीले को बनाया उसने। एक कबीला इसके इस तरफ स्थित था
और इस कबीले को उसने कहा कि ये कबीला है अनु कबीला। एक तो अनु कबीले को उसने अपने साथ मिलाया, और एक कबीला यहाँ पर ये था, और इस कबीले का जो सरदार था उसका नाम था तुर्बशु। तुर्बशु। और एक कबीला यहाँ था, और इस कबीले के राजा का नाम था दुर्बहु। दुर्बहु, तुर्बशु, अनु, यदु और पुरु। अब ये कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये पांचों कबीले आर्यों के थे। इन पांचों आर्यों ने इस कबीले के साथ युद्ध लड़ने के लिए, चूंकि ये कबीले बहुत छोटे थे और कबीला बहुत बड़ा था, तो इन कबीलों ने अपना एक फॉर्मेशन किया, एक गठबंधन बना लिया, और गठबंधन बना करके उस कबीले के खिलाफ युद्ध लड़ने का फैसला किया। तो ये 5 कबीलों ने अपने साथ कुछ और ऐसे कबीलों को भी जोड़ लिया जो आर्य नहीं थे। तो ये जो कबीले थे ये कैसे थे? आर्य कबीले। और उसी क्षेत्र में कुछ अनार्य कबीले भी थे, अनार्य कबीले। उन अनार्य कबीलों के जो लोग थे उनमें एक थे अलानी, एक थे पक, एक थे भालानिशु, एक थे वैशाणिनी और एक थे शैव। तो 1 2 3 4 5, इन 5 लोगों ने इन 5 लोगों को ज्वाइन किया। तो ये कितने हो गए? 10। कबीले के सरदार क्या होते थे? जन। जन ही कबीले की जो मुख्य इकाई होती थी वो जन होती थी। इन 10 लोगों ने मिलकर के एक बड़ा युद्ध लड़ा। किसके साथ? सुदास के साथ। तो मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। तो एक तरफ से इतने सारे लोग हैं, 10 लोग, और एक तरफ से कौन है? ये लोग अकेले वशिष्ठ हैं। और इस कबीले में इस युद्ध में इनकी जीत हुई। चूंकि इस कबीले में 10 लोग एक साथ लड़ रहे थे, इसलिए उस कबीले को, इस युद्ध को कहा गया 10 राज्य का युद्ध, या 10 राजन का, 10 राजाओं का युद्ध यहाँ पर वर्णन हमको मिला। ठीक है, अब ये युद्ध हुआ कहाँ? तो ये युद्ध हुआ कहाँ पर? परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी नदी के किनारे, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जैसे आप देखेंगे ऋग्वेद में बहुत सारी नदियों का वर्णन मिलता है ना? तो रावी नदी को परुष्णी के नाम से जाना जाता था। तो ये रावी नदी के किनारे हुआ, जो वर्तमान में रावी नदी है। ठीक है, ये युद्ध हुआ जिसमें विजय किसकी हुई? भरत कबीले की हुई। और जितने ये क्षेत्र थे जिन पर जिनका अधिकार हुआ, उसी अधिकार के फलस्वरूप हमको एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला। इस क्षेत्र को भारतवर्ष, जैसे मैंने आपको समझाया था, भारतवर्ष का क्षेत्र, भारत का क्षेत्र, भारत भूमि का क्षेत्र, वो शब्द यहीं से निकला है। क्योंकि भरत ने उन क्षेत्रों पर, भरत कबीले ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, इसलिए उन क्षेत्रों को भारत के नाम से या भरत के नाम से जाना जाने लगा, जो मूलतः है जम्बूद्वीप के भरत खंड में, भारतवर्ष में स्थित था। ठीक है, तो एक तो ये जानकारी मिली। अब यहाँ से कुछ फैक्ट हमारे एग्जाम के लिए निकलते हैं। बहुत आसान से फैक्ट हैं और आप लोग आसानी से समझ भी जाएंगे, है ना? आपका पढ़ा हुआ पहले से। एक तो ये कि 10 राजन के युद्ध में इस कबीले के जो ट्रेनर है वो कौन थे, एक तो ये याद रखना है। इस कबीले के ट्रेनर कौन थे ये भी याद रखना है। तो दोनों कबीलों के ट्रेनर के नाम याद रखना है, यानी जो उनके प्रशिक्षक थे या उनके जो मेंटोर या गुरु हुआ करते थे। फिर जो 10 लोग लड़े थे इस युद्ध में, उन 10 लोगों में से 5 कैसे हैं? आर्य, और 5 कैसे हैं? अनार्य। मतलब 5 पीपल्स ऑफ आउट ऑफ 10। युद्ध का रीजन क्या था सर जी? बेटा युद्ध का कारण ये था कि जो फर्टाइल लैंड थी ना इसके आसपास, वो फर्टाइल लैंड पर हमेशा भरत कबीले का अधिकार रहा। लेकिन मूलतः आपको पता है कि कबीलों की लड़ाई केवल संसाधनों और वस्तुओं पर अधिकार को लेकर के होती थी, है ना? तो वो उस क्षेत्रों पर ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर फर्टाइल लैंड पर अधिकार करना चाहते थे, उपजाऊ भूमि पर अधिकार करना चाहते थे, क्योंकि अधिकांश भूमि एक बड़े से बृहद क्षेत्र में फैले हुए भरत कबीले के पास थी। और कबीलों को अगर सरवाइव करना है तो उनके लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होता था। इसका मतलब ये था कि उनको कैसे भी करके अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती थी। जब तक वो योग्यता सिद्ध नहीं करेंगे तो हम उनको इस प्रकार से कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो कबीला ताकतवर है। जैसे आपने देखा हुआ कबीले के सरदार को भी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती थी। तो कबीले का सरदार जब अपनी योग्यता सिद्ध करता है तो उससे समझ में आता है कि ये योग्य है और यहाँ पर शासन कर सकता है। तो सत्ता में और संसाधनों पर अधिकार बनाए रखने के लिए युद्ध होते थे। और ऐसा ही एक युद्ध यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसका ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए थे, लेकिन पर्टिकुलरली इसी युद्ध का वर्णन हमको ऋग्वेद में मिलता है।
इसीलिए मैं आपको ऋग्वेद से संबंधित इस युद्ध के बारे में बता रहा हूं, और यहां से प्रश्न पूछे भी गए हैं। विकास, क्या समझ पाए युद्ध क्यों हुआ था? विकास, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, बिल्कुल, है ना, क्योंकि डाउट नहीं पूछेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए। अब ये 10 लोग लड़े थे। अब यहाँ से मैं आपके लिए बहुत सारे फैक्ट निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि 5 out of 10 peoples were belongs to the Aryans and the remaining 5 were the non-Aryans। ये आर्य नहीं थे, ये आर्य थे। अब प्रश्न ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, देखिए ये प्रश्न तो मेंस में भी पूछा गया है। तो प्रश्न है, ऋग्वैदिक पंचजन्य कौन थे? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। ऋग्वैदिक पंचजन्य में वे हैं जो 5 आर्य कबीले थे, उनको ही कहा जाता है पुरु, यदु, अनु, दुर्वसु और दुर्बहु। तो ये 5 क्या हो गए? पंचजन्य। ये प्रश्न कई बार प्री में भी आया है, मेंस में भी आया है। मेंस में आएगा तो आप लिख देंगे कि ऋग्वैदिक परंपरा के अनुसार 10 राजन के युद्ध में भाग लेने वाले 5 आर्य कबीलों को ऋग्वैदिक पंचजन्य कहा जाता है। कोई बात नहीं मधु, कोई बात नहीं, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ मधु, मैं केवल एग्जाम लेवल तक जाके पढ़ा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में कोई भी चीज़ हमको समझ में आए। भरत कबीले के साथ कोई कबीला क्यों नहीं आया? सभी एक तरफ क्यों हो गए कबीले? भरत कबीला अपने आप में इतना बड़ा कबीला था कि उसे अपनी सेनाओं पर, संसाधनों पर ये इतना भरोसा था भरत को, उसे किसी कबीले के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है। दूसरा कि उसके जो प्रशिक्षक थे, उसके जो गुरु थे, वो पर्याप्त सक्षम थे लोगों को ट्रेंड करने के लिए। तो जैसे जब कहते हैं ना कि जब युद्ध होता है, जैसे भारत में जैसे कोई चुनाव होता है, तो आपने देखा होगा छोटी छोटी पार्टियां गठबंधन करती हैं मिलकर के बड़ी पार्टी को पराजित करने के लिए। बड़ी पार्टी गठबंधन नहीं करती है, लोग उसके साथ तो अपने आप मिलना चाहते हैं, तो उसको जरूरत है नहीं किसी प्रकार की, इसीलिए उस पर किसी प्रकार का कोई भी गठबंधन का उल्लेख हमको नहीं मिलता है। समझ गए विकास? एक मिनट स्क्रॉल कर दूं इसको। चलिए ठीक है, समझ गए? ओके चलिए ठीक है ठीक है। अब ये यहाँ से जानकारी मिली। अब देखिए मैं आपके फैक्ट में थोड़ी सी चीज़ों का इजाफा करता हूँ। इजाफा कैसे करते हैं? अभी तक एक प्रश्न जो सब लोग इसी को बहुत समय से पढ़ते चले आ रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा एड ऑन करता हूँ। एक तो ये परंपरा हो गई। अब मैं आपको एक दूसरी परंपरा से भी थोड़ा सा परिचित करा दूं। एक परंपरा और मिलती है जिसमें ये पूछा जाता है, ऐत्रेय ब्राह्मण के पंचजन्य। अब देखिए मैं फिर से पंचजन्य पे आ गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में अलग पंचजन्यों का उल्लेख मिलता है। ये ऋग्वेद का ही ब्राह्मण है। ऐत्रेय ब्राह्मण में जिन पंचजन्यों का उल्लेख मिलता है, मैं उनके बारे में थोड़ा बता दूं। ऐत्रेय ब्राह्मण ये कहता है कि उसके अनुसार पंचजन्य क्या है? एक है देव, दो हैं मनुष्य, तीसरे हैं गंधर्व, फिर हैं अप्सरा, और पांचवे हैं पितर। अब यहां कौन से थे 5? यहां कौन से 5 थे समझ गए? 1 2 3 4 और 5। 10 राजन के युद्ध में 10 राजाओं ने भाग लिया। मैंने आपको 10 सबके नाम बताए हैं कि कौन कौन से 10 राजाओं ने भाग लिया। ठीक है। अब ये प्रश्न परीक्षा में मान लीजिए आ गया कि ऋग्वेदिक ऐत्रेय ब्राह्मण के पंचजन्यों को समझाइए, तो हम उसी घिसी पिटी परंपरा पे नहीं बने रहेंगे कि हमें केवल यही पंचजन्य पता होना चाहिए। वी शुड नो अबाउट द ईच एंड एवरी एस्पेक्ट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ग्राउंड। मतलब उसके लेवल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, दीज ऑल थिंग्स शुड बी इन अवर माइंड। एंड
our motive to be keep in our mind all the things should be to making the clear of our exam. हम एग्जाम को क्लियर करने के लिए उनको दिमाग में रखेंगे। इसमें किसी आपको आप में से किसी को भी इस पर कोई शोध नहीं करना है कि आपको ज्ञान परंपरा पर कोई शोध करना हो या कुछ नई चीज़ों के बारे में समझना हो या कुछ नई आर्कियोलॉजी में खोज करनी हो, ये सब आपको नहीं करना है और ये आपका काम है भी नहीं। आपको तो किसी चीज़ों को इस लेवल से समझना है कि पढ़ें और सीधे परीक्षा में सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद कौन पुरु कौन यदु ये किसी को कुछ नहीं लेना है उससे। जैसे मान लीजिए आप सिलेक्ट हो गए, आपकी अच्छी रैंक आई और आपको डिप्टी कलेक्टर ऑफर हुआ, आपने उसको स्वीकार भी कर लिया। आप किसी भी सेमिनार में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कोई आपसे पूछेगा बताओ ऋग्वैदिक पंचजन्य क्या होते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं आपसे पूछने के ऋग्वैदिक पंचजन्य। इसीलिए आप खुश इस बात से हो जाइए कि सब आपको टेम्परेरी पढ़ना है। दिक्कत तो तब होती है कि जब आपको इसको परमानेंट पढ़ना हो। आप इसको जितना अच्छा पढ़ेंगे उतने ही कम समय के लिए पढ़ना है, क्योंकि जितना अच्छा पढ़ेंगे पहली बार में सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद पढ़ना ही नहीं है उसको, है ना। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट यही रहना चाहिए कि स्टडी का लेवल ऐसा रखें कि दोबारा ही इन चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े किसी भी प्रकार से। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, है ना, क्योंकि निकट भविष्य में क्वेश्चन इसी प्रकार से आने वाले हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट समझा आपने, अब हम समझते हैं निरुक्त के पंचजन्य। निरुक्त के पंचजन्य, निरुक्त के पंचजन्य क्या है, अब ये भी सुन लीजिए कि निरुक्त में कौन कौन से पंचजन्यों का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, निरुक्त में मिलता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और पांचवा है निषाद। ये भी पंचजन्य है, लेकिन ये पंचजन्य किसके अनुसार है, निरुक्त के अनुसार। तो मैंने कितने प्रकार के पंचजन्य आपको बताए हैं, 3 प्रकार के पंचजन्य। जनरली लोग कितने प्रकार के पंचजन्य समझते हैं, केवल 1 प्रकार के पंचजन्य। लेकिन आपके अगर परीक्षा में मान लीजिए उसने पूछ लीजिए कि निरुक्त के पंचजन्यों को लिखिए, तो क्या हम वही लिखने के लिए बैठ जाएंगे? नहीं, वो नहीं लिखेंगे, हमको दूसरे पंचजन्य लिखने पड़ेंगे वहां पर, है ना। तो इस पंचजन्य को हम लोग यहाँ से समझेंगे। 3 प्रकार के पंचजन्यों का उल्लेख ऋग्वैदिक परंपरा में या ऋग्वैदिक पीरियड के उसमें हमको प्राप्त होता है। यानी हमारी वैदिक परंपरा 3 प्रकार के पंचजन्यों को मानती है। जब हम लेटर वैदिक में जाएंगे तो मैं आपको और भी पंचजन्यों से अवगत कराएंगे, ठीक है। जैसे पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, पंच यज्ञ हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो 5 को लेकर के बनाई गई हैं, पंचरत्न हैं। ये यहाँ तक स्पष्ट है? विकास, मधु, अंकित? हाँ बिल्कुल कवर होगा मेंस, चिंता ना करें। तो आई थिंक आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं जो मैं जिस लेवल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक 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 है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने ये देख लिया कि हमने उस घटना को पढ़ लिया है जिस घटना के बारे में हम लोग कह रहे थे कि कौन सा युद्ध हुआ, कहाँ हुआ, कौन कौन उसमें लड़ा, कौन सी नदी के किनारे हुआ, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब मैंने एक और घटना देखी थी, ऋग्वेद का 10वां मंडल। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर मंडल को अलग अलग अनुवाक में बांटा गया है, ठीक है ना। हाँ अभिषेक जी, ठीक 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 है। तो हर उसको अलग अलग उसमें अनुवाक में बांटा गया, फिर अनुवाक को सूक्त में और सूक्त को मंडल में बांटा गया, सूक्त को ऋचाओं में यानी कि उसमें बांटा गया है मंत्रों में। जैसे एक बार फिर से लिख लेते हैं, मंडल, फिर मंडल को बांटा गया है अनुवाक, अनुवाक को बांटा गया है सूक्त, और सूक्त को बांटा गया है मंत्र या ऋचाओं में, मंत्र या ऋचाओं में, ठीक है। तो इस प्रकार से मंडल कितने हैं? 10, अनुवाक कितने हैं? 85, सूक्त कितने हैं? 1028 हैं टोटल, और ऋचाएं कितनी हैं? 10,552, लगभग 10,600 के आसपास है। गॉट इट? एक तो हमको ये वाला डिस्क्रिप्शन हमको मिल गया, क्लियर। अब हम दूसरा समझाते हैं आपको। अब हमने एक 10वें मंडल की मैं बात कर रहा था, उस 10वें मंडल में हमको एक वर्णन मिलता है, बहुत सिंपल सा है। जैसे 10th मंडल है, उस 10th मंडल का एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त है, इसलिए इसको पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं। हर विषय से संबंधित सूक्त हैं, जैसे नदी सूक्त में नदियों की जानकारी है,
अब इस पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है कि एक ऑल माइटी आदि पुरुष ने, यानी ब्रह्मा ने, आदि पुरुष ने इस समाज की रचना करने के लिए कुछ लोगों को जन्म दिया है। उनका ये मानना है कि जो ब्राह्मण्स हैं और जो क्षत्रिय हैं और जो वैश्य हैं और जो शूद्र हैं, ये सब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए हैं अपने शरीर के विभिन्न अंगों से। ब्राह्मण्स फ्रॉम हिज माउथ, क्षत्रियंस फ्रॉम हिज आर्म्स, वैश्य फ्रॉम हिज थाई एंड शूद्रास फ्रॉम हिज फीट। ठीक है, तो मुंह से, भुजाओं से, जंघाओं से और पैरों से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये हमको पहला वर्णन कहाँ मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल के कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में मिलता है। ये ऋग्वेद में कुछ बेसिक चीजें हमको वर्णन प्राप्त होती हैं। हालांकि ये बहुत इजी प्रश्न है, हम सब लोगों ने इसको कई बार, लाखों बार पढ़ा है ना? तो ये तो बहुत आसान सी चीज है और हमको आसान चीजें भी साथ साथ में थोड़ी सी समझनी है ताकि एक नॉलेज का एक अच्छा सा बंच तैयार हो जाए, जिससे हम लोग उसको, चीजों को आसानी से समझ पाए, है ना? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हम ऋग्वेद के और अंदर चलेंगे, अब देखेंगे ऋग्वेद में क्या क्या है। ठीक, तो ऋग्वेद में सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें पॉलिटिकली हमको किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, कौन कौन से वर्णन हमको वहाँ से उसके प्राप्त होते हैं, है ना? उसके लिए हम समझते हैं ऋग्वैदिक शब्दों की जानकारी, ये हमको सबसे पहले इकट्ठी करनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ऋग्वैदिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस वर्ड्स इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में वर्णित शब्द एवं जानकारी, है ना? तो हम लोग कर लेते हैं एन सर्किल। अब हमें ये देखना है कि ऋग्वेद में किन किन चीज़ों की कितनी जानकारी मिलती है। जैसे मैंने अभी आपको वर्ण व्यवस्था पढ़ाई, तो सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद में वर्ण। ठीक है, तो जो वर्ण शब्द है ऋग्वेद में, उसका उल्लेख मिलता है 23 बार। वर्ण शब्द ऋग्वेद में 23 बार वर्णित है। ठीक, अब वर्ण शब्द 23 बार वर्णित है तो उसमें अलग अलग वर्ण भी वर्णित होंगे। जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है 15 टाइम्स, क्षत्रियों का 9 बार, वैश्यों का 1 बार और शूद्रों का 1 बार। अब ये तो कॉमन सी बात है, कोई किसी ने भी पूछ लिया आपसे कि इनका उल्लेख मिलता, तो आप कह देंगे यस, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का ही उल्लेख है, तो फिर इनका उल्लेख क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वर्ण व्यवस्था इनके बिना तो हो नहीं सकती है। 1 और 1, तो एक एक बार इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये वर्ण शब्द हो गया। अब आते हैं दूसरे शब्द पे, जिसको कहते हैं देवता शब्द। अब यहां देखेंगे देवता, तो देवता शब्द का तो उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन अलग अलग देवताओं का वर्णन मिलेगा। जैसे एक है इंद्र, इंद्र का उल्लेख मिलता है 250 से भी अधिक। ठीक, इसके बाद मिलता है अग्नि का उल्लेख, अग्नि का उल्लेख मिलता है लगभग 200 बार। उसके बाद मिलता है सोम का उल्लेख लगभग 144 बार। ठीक है, फिर मिलता है वरुण का उल्लेख, और वरुण का उल्लेख हमको लगभग मिलता है 33 बार, इनका उल्लेख मिलेगा वरुण का। ठीक है, तो ये प्रमुख देवताओं की बात करेंगे तो हमको इतने सारी चीज़ों के उल्लेख मिल जाएंगे कि किस देवता का उल्लेख कितनी बार मिला है। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछेगा मोस्टली रिपीटेड वर्ड ऑफ ऋग्वेदा क्या है, तो वो हमको पता होना चाहिए कि अन्न की अगर हम बात करेंगे, अन्य शब्दों की, अन्य शब्दों में हमको क्या क्या मिल जाएगा? जैसे सबसे अधिक रिपीटेड शब्द कौन सा है? पिता, लगभग 335। ठीक, माता 234 टाइम्स।
ये हमको इतने शब्द वहाँ से मिलते हैं। फिर अगर हम ये देखेंगे कि ऋग्वेद में और भी कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं राष्ट्र, है ना, तो राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है एक बार। ठीक, इसके बाद है जन शब्द, राजनीतिक शब्द है जन, तो जन का उल्लेख मिलता है हमको लगभग 270 टाइम्स जन शब्द का। और इसके बाद है विश्व, विश्व शब्द का मिलता है 171 टाइम्स। फिर है राजा, राजा शब्द का उल्लेख मिलता है 10 बार। ठीक है, तो राजा शब्द का उल्लेख मिलेगा हमको 10 बार। तो ऋग्वेद में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर डिस्क्राइब किया गया है। जैसे पृथ्वी शब्द है एक, ऋग्वेद में पृथ्वी का उल्लेख मिलता है, पृथ्वी का, और पृथ्वी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? एक बार। ठीक है, एक ऋग्वेद का शब्द है, इसको कहते हैं बृहस्पति, है ना, बृहस्पति का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 11 बार मिलता है। तो ऋग्वेद में अलग अलग शब्दों के अलग अलग बार प्रयोग किए गए हैं, लेकिन याद ये रखना है कि सबसे अधिक बार किस शब्द का उल्लेख है। अभी मैं थोड़ा सा और बता दूं, एक शब्द और, जैसे नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में क्या है? नदियों का उल्लेख है, 30 से अधिक नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन सी नदी का उल्लेख है? सिंधु का। ठीक है, जो 23 बार से अधिक उसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा उसमें सरस्वती का उल्लेख मिलता है, सरस्वती का उल्लेख कितनी बार मिलेगा? 3 बार। गंगा का उल्लेख कितनी बार है? 1 बार है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है। ये सबसे पवित्र नदी है, जिसे वर्तमान में हम लोग घग्गर के नाम से भी जानते हैं, घग्गर के नाम से भी जानते हैं, घग्गर के नाम से राजस्थान में। तो नदियों का उल्लेख तो नदी सूक्त में ही मिलेगा। सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सबसे अधिक बार किसका उल्लेख मिलता है, ये सारी जानकारी हमको ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में शब्द पूछे जाते हैं कि किस शब्द को कितनी बार उसमें यूज किया गया है, सबसे ज्यादा किसका यूज किया गया है, या किस शब्द का इसमें यूज नहीं हुआ है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, ऋग्वेद में कुछ चीजें हैं जिनका यूज नहीं मिलता, जैसे मछली का यूज नहीं मिलता है। मछली का यूज ऋग्वेद में नहीं, और ऋग्वेद के समाज में लोग मछली का यूज करते भी नहीं थे, तो ना ही मछली का यूज करते थे, ना ही उसमें देखेंगे नमक। तो नमक और फिश, साल्ट एंड फिश का यूज उस समय नहीं होता था ऋग्वैदिक पीरियड में, जो हम अभी समझ लेंगे। ठीक है, तो यहां तक स्पष्ट है। अभिषेक, अभिषेक, विकास, समझ रहे हैं इसको? चलिए अब आगे चलते हैं, इसके आगे के डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। अब हम ऋग्वेद के और अंदर चलेंगे, उसमें ये देखेंगे कहाँ कहाँ से किन किन चीज़ों का उल्लेख ऋग्वेद में हमको मिलता है। वहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। सर, कोई भी बुक हो, एक शब्द कई बार उल्लेखित होता है तो नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज़ बीन यूज्ड, याद रखने का क्या सिग्निफिकेंस है? सर, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक ठीक है, ओके सर, हम लोग लिख रहे हैं, इसलिए कमेंट, कोई बात नहीं, आप लोग लिख लीजिए, कमेंट करना था जरूरी नहीं है। बस मैं ये पूछ रहा था कि उन चीज़ों को आप समझेंगे, क्योंकि परीक्षा में हम चाह रहे हैं कि सारे के सारे प्रश्न कवर हों, कोई भी प्रश्न हमारा छूटे ना, है ना। इसलिए मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ताकि हमसे कुछ भी बचे ना, बस यही एक मोटिव था। अब हम ऋग्वेद की राजनीतिक दशाओं को पढ़ेंगे। देखिए, आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आएंगी। ऋग्वेद की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ऋग्वेद की राजनीतिक संरचना है, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था है ऋग्वेद की, कि उसमें हमको कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, उसको हमको समझ लेते हैं। अब देखिए, ऋग्वेद में एक शब्द हमको मिलता है सबसे पहले, जिसको हम लोग कहते हैं परिवार, है ना। जो ऋग्वेद की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी?
कुल। और ऐसे ही अगर हम बहुत सारे कुल को मिला देते थे, है ना, और जो कुल का हेड होता था वो कौन होता था? जिसका मुखिया होता था कुलप, उसके मुखिया को हम लोग कुलप कहते थे। फिर ऐसे बहुत सारे कुल मिलते थे, उससे बन सकता था क्या? ग्राम। तो उसको उसमें क्या बनता था? ग्राम। और ग्राम का अधिकारी क्या होता था? ग्रामीणी। तो हम लोग ग्रामीणी के नाम से, ऐसे ही बहुत सारे ग्राम मिलते थे, तो उससे बनता था विश। और विश का अधिकारी होता था, इसको कहते थे विशपति। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे विश बनते थे, उसको कहते थे जन। ठीक है। उसका अधिकारी कौन होता था? उसको जनस्य गोपा कहते थे। उसे ही हम लोग राजा कहते थे, या फिर उसके लिए राजन शब्द का यूज करते थे। ये ऋग्वेद से हमको मिलता है राजनीतिक संरचना के रूप में। तो ऋग्वेद की राजनीतिक संरचना बहुत स्पष्ट थी। दूसरा कि ऋग्वेद में राजनीतिक संरचना के रूप में हमको दो संस्थाएं मिलती हैं, उनके बारे में हमको थोड़ा सा समझना है। एक संस्था है जिसका नाम है सभा। ठीक है। एक संस्था है जिसका नाम है समिति। ठीक है। एक संस्था है जिसका नाम है विदत। ठीक है। और एक संस्था है जिसका नाम है रित। ठीक है। अब कैसे समझेंगे इनको? एक तो समझना है विदत के बारे में, ठीक, एक समझना है समिति के बारे में, एक समझना है सभा के बारे में, और एक समझना है रित के बारे में। बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत इजी है। अक्सर लोगों को लगता है कि रित ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ऐसा कहते हैं कि आर्य ऋषियों ने सबसे पहले एक संस्था बनाई, और वह संस्था पूरी की पूरी नैतिक नियमों पर आधारित थी। कंप्लीटली पूरी की पूरी नैतिक नियमों पर आधारित संस्था थी, जिसे उन्होंने रित कहा। रित का मतलब यह था कि जैसे साधु जो लोग रहते थे, पूजा पाठ करते थे, कबीले में जो लोग रहते थे, उन्होंने क्या किया कि अपने आपस में ही एक दूसरे को कुछ ना कहना पड़े, तो नियमों का एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप कर लिया उन्होंने, है ना। तो हम ये कहेंगे कि ऋग्वैदिक समय में नैतिक नियमों की एक संस्था थी। इसको राजनीतिक नहीं कहा जा सकता था, हम उसको कहते थे इथिकल वैल्यूज के लिए, नैतिक नियमों की संस्था। ठीक है। और ये संस्था का पूरा उद्देश्य क्या था? नैतिक नियमों की संस्था। उसके बाद हमको एक उल्लेख मिलता है सभा के बारे में। सभा क्या होती थी? ये वरिष्ठ जनों की होती थी। वरिष्ठ जन की सभा होती थी। इसको ऋग्वेद में 8 बार उल्लेखित किया गया है। जब ये पन्ने ऋग्वेद पढ़ा था ना, उसमें सभा का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 8 बार मिलता है। और इसको नरिष्ठा कहा गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में इसको नरिष्ठा कहा गया है। नरिष्ठा का मतलब कोई भी ऐसी संस्था जिसके आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, तब जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, जिसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, उसको हम लोग अनुउल्लंघनीय कहते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो फाइनल वर्डिक्ट जब आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो वही फाइनल वर्डिक्ट क्या होता है कि उसको हम कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक अपेक्स कोर्ट भी है। तो उस अपेक्स कोर्ट होने के कारण से उसका डिसीजन कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए ये माना जाता है कि सभा के सारे निर्णय हैं वे सर्वमान्य होते थे और सर्व स्वीकृत होते थे, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ठीक। इस सभा के जितने भी सदस्य होते थे उनको क्या कहते थे? सभे कहते थे इन सभा के सदस्यों को। ठीक। तो इसकी भूमिका वो कैसी थी? धार्मिक नियमों से संबंधित, धार्मिक नियमों की संस्था होती थी ये धर्म संबंधी कार्यों पर, यानी सबसे उच्च संस्था होती थी जो आपके रिलीजियस और एथिकल वैल्यूज को भी स्थान देती थी। रित सबसे प्राचीन संस्था थी, ये केवल नैतिक नियमों की संस्था थी, और ये साधु सन्यासियों संतों तक ही प्रचलित थी। ठीक। अब अगर हम समिति को देखेंगे ऑन द कॉन्ट्रेरी, तो समिति में इससे अलग कुछ चीजें पाई जाती थी। समिति होती थी, उसका उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है 9 बार। 9 बार इसका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। दूसरा, समिति का जो प्रमुख होता था उसको कहते थे ईशान, इसके प्रमुख को। ठीक है, समिति के प्रमुख को। और समिति आम लोगों की सभा होती थी, आम लोगों की सभा होती थी।
और ये सभा राजा को नियुक्त करने तथा पदच्युत करने के आरोप में, मतलब पद मुक्त करने के आरोप में, पद मुक्त भी कर सकती थी, उसको पद से हटा सकती थी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके सामने बहुत सारी जो कार्य थे वो दिए गए। इसका मतलब था इसका कार्य है वो राजनीतिक ज्यादा था, राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण भी रखती थी उस पर। तो ये इस समिति की सदस्य थे और इसका उल्लेख 9 बार हमको इसमें मिलता है ऋग्वेद में। तो पहले तो इसके नंबर ही याद रखने हैं आपको। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या मैं दोनों में बता देता हूं आपको। इसमें सदस्यों की संख्या है वो लगभग 100 से लेकर के 150 तक होती थी इसमें, जबकि इसमें सदस्यों की संख्या 40 से लेकर 60 तक ही होती थी सदस्यों की संख्या। फिर एक और संस्था के रूप में हमको मिलती है जिसको कहते हैं विदत। विदत ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। और ये संस्था ज्यादातर धार्मिक प्लस आर्थिक मामलों को देखती थी, आर्थिक मामलों को। ठीक है, और इसके प्रमुख को भी हम लोग सुधी के नाम से जानते थे, सुधी, इसके प्रमुख को हम लोग सुधी कहते थे। चलिए ठीक है, तो हम उसके नाम से इसको जानते थे। तो एक इसका उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है 122 बार, तो 122 बार इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा, इसके सदस्य जन कौन है? सुधी हैं। इसके सदस्य कौन हैं? सबे हैं, को सभासद भी कहते थे, और इसके सदस्य को सुजान भी कहते थे, है ना। तो ऐसे ये 3 संस्थाएं बेसिकली पाई जाती थी। ऋत तो सबसे प्राचीन संस्था हुआ करती थी, इनमें सबसे प्राचीन थी विदत। दूसरा कि विदत के जो अधिकारी होते थे उसमें एक होता था जिसको कहते थे, उसको भागदूत कहते थे। और भागदूत क्या करता था? करों का बंटवारा करता था, यानी आर्थिक जो भी चीजें थी उनको वह बंटवारे के रूप में कार्य करता था। ठीक है, तो आर्थिक बंटवारा और आर्थिक इन चीजों को वह चलाता था, इसीलिए उसको एक विशिष्ट किस्म का अधिकारी कहा जाता था। तो ये वहां की राजनीतिक संरचना थी। दूसरा कि राजा वहां पर ही बहुत ज्यादा निरंकुशता के प्रमाण मिलते हैं कि सभा समिति का प्रभाव धीरे धीरे करके बढ़ता था, लेकिन हाँ कबीलाई विस्तम होता था। राजा को लोग अपनी स्वेच्छा से एक टैक्स देते थे जिसे बलि कहा जाता था, है ना। राजा को अपनी स्वेच्छा से लोग कर देते थे जिसे हम बलि के नाम से जानते थे। तो बलि एक प्रमुख कर होता था ऋग्वैदिक काल का, है ना। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि इस काल का प्रमुख कर है, उसको बलि कहा जाता था। ठीक है, तो बलि इस समय की सबसे प्रमुख कर व्यवस्था होती थी, जिसके संदर्भ में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। अब यहाँ पर हमको साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि इस काल की जो सामाजिक संरचनाएं थी वो कैसी थी। तो ऋग्वेद की सामाजिक संरचनाओं में, राजनीतिक संरचनाओं में कुछ चीज़ों के उल्लेख हमको स्पष्ट रूप से मिल जाते हैं कि जैसे एक तो उल्लेख ये मिलता है कि ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन बिल्कुल नहीं था। पहले हम लोग सामाजिक की संरचना लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। आई थिंक बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ भी पहले से पढ़ा होगा। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक संरचना। अब इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है। पहला कि यहाँ पर क्या है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? कर्म या जन्म नहीं, यहाँ पर क्या है? कर्म। इसका मतलब वर्ण व्यवस्था परिवर्तित की जा सकती थी। तो इसका जो स्टेटस था वो कैसा था? अचीव्ड स्टेटस था, बाय बर्थ स्टेटस नहीं था इसका, है ना। तो अचीव किया जा सकता था इसको। जो व्यक्ति पढ़ने लिखने का काम करेगा वो ब्राह्मण हो सकता था। तो ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था में ये चीज़ें हमको प्राप्त होती रहीं, है ना। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें बहुत सारे जो सिस्टम थे वो हमको प्राप्त हो रहे थे, है ना। अब दूसरा, इसमें समाज में देखेंगे तो पर्दा प्रथा का विवरण हमको नहीं मिलता है, नहीं था। सती प्रथा उस समय थी,
नहीं थी। तीसरा, उस समय नियोग प्रथा पाई जाती थी। जो नियोग प्रथा है वो पाई जाती थी। और नियोग प्रथा क्या होती थी कि अगर कम आयु में विधवा होने वाली जो महिलाएं थीं, कम आयु में विधवा होने पर महिला अपने पति के भाई से पुत्र प्राप्त कर सकती थी, यानी पुत्र को जन्म देती थी। ठीक है, तो उस परंपरा को नियोग प्रथा कहते थे। तो ये परंपरा उस समय पाई जाती थी समाज में, ताकि संतति जो व्यवस्था है वो प्रॉपर रूप से चलती रहे, संतति व्यवस्था के लिए। इसके अलावा यहाँ पर बाल विवाह नहीं देखने के लिए मिलते थे, है ना। अगर हम ये देखें यहाँ पर, तो बाल विवाह का अस्तित्व नहीं था। बाल विवाह है, तो इन बाल विवाहों का कुछ भी अस्तित्व वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। ये भी हमको नहीं मिलते हैं। पर्दा प्रथा भी देखने को नहीं मिलती है, सती प्रथा भी देखने को नहीं मिलती है। समाज कैसा मिलता है? कर्म पर आधारित मिलती है वर्ण व्यवस्था। और इस वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण थे? इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण मिलते थे। इनमें से प्रारंभिक 3 को कहा गया द्विज। इनको द्विज कहते थे। और द्विज का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसका 2 बार जन्म लेने वाला। तो 2 बार जन्म लेने वाला कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है किसी व्यक्ति का 2 बार जन्म हो। तो उसमें से एक बायोलॉजिकल बर्थ है और एक आपका कल्चरल बर्थ है, यानी सांस्कृतिक जन्म है। और एक आपका जन्म कैसा है, जिसको कहेंगे बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल और सांस्कृतिक दोनों जन्म मिलकर के 2 जन्म के रूप में काउंट किए जाते थे। और दूसरे जन्म का संबंध सीधा किससे था? ब्रह्मचर्य आश्रम से। ये था ब्रह्मचर्य आश्रम से। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में शूद्रों को जाने की परमिशन नहीं थी। क्षत्रिय उसमें 8 वर्ष की आयु में, ये 11 वर्ष की आयु में, इनको 13 वर्ष की आयु में जाने की अनुमति थी। और चूंकि शूद्र लोग नहीं जाते थे, तो इसलिए उनका वहां पर जाकर के उपनयन संस्कार संपन्न नहीं होता था, जिसे हम उत्तर वैदिक काल में षोडश संस्कारों की परंपरा के तहत पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये व्यवस्था हमको वहां पर समाज में दिखती थी। दूसरा कि अगर कोई पूछे वहां पर कि खाने पीने की चीजों में क्या चलता था, तो आप देख सकते हैं खाने पीने की चीजों में मांसाहार और शाकाहार, ठीक है, दोनों ही प्रचलन में थे। क्योंकि खाने पीने को लेकर के अगर हम चीजें कहेंगे, तो खाने पीने की चीजों का संबंध किसी भी धर्म संस्कृति से नहीं, बल्कि वह एक भौगोलिक संस्कृति से निर्मित होती हैं खाने पीने की चीजें। आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों में बहुत अधिक समय तक इस प्रकार के मांसाहार के खाने का प्रचलन नहीं प्राप्त होता है डायरेक्टली। उसका कारण था कि इन क्षेत्रों में जो उत्पादन है वो ये क्षेत्र इतने ज़्यादा उत्पादक प्रोडक्टिव होते थे, फर्टाइल होते थे, कि यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती थी कि जिस कारण से लोगों को कुछ अन्य चीज़ों को खाने की आवश्यकता नहीं होती थी। और यही कारण होता था, इसीलिए यहाँ पर धीरे धीरे करके एक ऐसी वेजिटेरियन संस्कृति का उदय हो गया। आपका खाना पीना, भोजन इत्यादि आप जिन क्षेत्रों से आते हैं उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली भौगोलिक विशेषताओं पर निर्भर करता है। तो इन विच फील्ड यू, इन विच रीजन्स यू बॉर्न, या इन विच रीजन्स यू केम, दैट डिसाइड योर फूडिंग बिहेवियर। तो एट दैट टाइम द फूडिंग बिहेवियर वाज क्रिस्टल क्लियर। everyone was there to have both kind of food, vegetarian and non vegetarian food। फिर वहां पर मनोरंजन के लिए लोग क्या करते थे? तो वहां पर लोग शिकार खेलते थे, चौपड़ खेलते थे। तो चौपड़ खेलना, शिकार खेलना इन लोगों की प्रमुख हॉबी होती थी उस समय। इसके अलावा बैलगाड़ी की प्रतियोगिता होती थी उसको दौड़ाने के लिए, है ना।
ये सब चीज़ें हमको वहाँ से प्राप्त होती थी। खाने के रूप में आप देखेंगे यहाँ से तो हमको चावल के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। खाने के रूप में कुछ चावल के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। भोजन परंपरा, तो भोजन परंपरा तो हमने देखी ली, दोनों तरह की थी। अब उस समय एक व्यवस्था मिलती है जिसमें कहा जाता है व्रीहि। और व्रीहि किसके लिए यूज किया जाता था? चावल या धान के लिए यूज किया जाने वाला शब्द था वहां पर। और इसमें भी हमको क्या क्या मिला? एक मिला कृष्ण व्रीहि, शुक्ल व्रीहि, महाधान्य, आसंती, ठीक है, और कुंतली। ये 5 प्रकार के तो चावल मिलते थे वहां पर, है ना। यानी पहली बात तो सरल प्रश्न यही है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, है ना। इसके अलावा एक शब्द और होता था जिसको कहते थे गोधूम। ये गेहूं के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था। यव शब्द है वो जौ के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। उदंग्र जो शब्द है उसको उड़द के लिए प्रयोग में लाया जाता था। तो उस समय खाने पीने की चीजों में चावल यानी कि धान सबसे प्रमुख होती थी उनके खाने पीने के लिए, है ना। अब इसके वहां पर ये देखेंगे कि जैसे अजा शब्द है, पशुपालन उस समय होता था, तो जो अजा शब्द है वो किसके लिए यूज करेंगे? बकरी के लिए। अभी शब्द किसके लिए यूज करेंगे? भेड़ के लिए, ना। और जो चीजें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होती थी वो कौन कौन सी थी? जैसे नमक एवं मछली। नमक और मछली का प्रयोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं था इस पीरियड में, है ना। तो इस पीरियड में हमको इतनी सारी संरचनाएं हमको मिल जाती हैं ऋग्वेद से संबंधित, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से। राजनीतिक दृष्टि से तो सबसे पहला आवश्यक यही होता है कि कौन कौन से शब्द, राजनीतिक शब्दावली हमको मिलती है। राजा शब्द का उल्लेख मिलता है, राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ जो आगे भी आपको समझ में आएगा कि राष्ट्र और राज्य में क्या फ़र्क होता है। यहाँ से हमको राष्ट्र जैसी विशेषताएं मिलेंगी। तो मैं आपको थोड़ा सा राष्ट्र समझाने की कोशिश करूंगा कि राष्ट्र क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हमको एक कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने अभी बताया ना कि राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है। एक शब्द होता है राष्ट्र, एक शब्द होता है राज्य, और एक शब्द वर्तमान में हम लोग यूज करते हैं जिसको कहते हैं देश, ठीक है। आपके जो भी डाउट हैं पूछ लीजिएगा अभी। राष्ट्र का मतलब होता है भाषा, संस्कृति एवं निर्जातीयता के आधार पर एक रूपता। तो एक रूपता होगी तो किसका निर्माण होगा? एक राष्ट्र का निर्माण होगा। और राज्य आप सब लोग जानते हैं कि राज्य एक आधुनिक अवधारणा है जिसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, चाहे वो वहाँ की पॉपुलेशन हो, सोवरेनिटी हो, जियोग्राफिकल बाउंड्री हो, एंड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि एक राष्ट्र में एक राष्ट्र राज्य के रूप में कार्य कर सकता है ना। देश एक भौगोलिक अवधारणा है ना। देश कैसी है? एक कंप्लीटली भौगोलिक, जियोग्राफिकल अवधारणा है, भौगोलिक अवधारणा है ना। देखो, क्षेत्रीय अवधारणा जिसे हम लोग कह सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे समझिएगा, क्षेत्रीय अवधारणा है। उदाहरण के लिए ऐसे समझिएगा जैसे किसी स्थान पर, इस स्थान पर बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। अब मैं यहाँ अलग अलग डॉट बना रहा हूँ। जैसे कुछ डॉट तो ये हैं, एक कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, हाइलाइटर कलर के हैं, ठीक है।
और उसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर रहते हैं, लेकिन उनका जो एथनिसिटी है, भाषा है, संस्कृति है, वो अलग अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जो और रहते हैं, वो भी अपने ग्रुप में रहते हैं, उनकी भी भाषा और संस्कृति अलग अलग हमको मिलती। कुछ और लोग मिलते हैं जिनकी भाषा और संस्कृति हमको अलग अलग मिलती है, वो भी एक समूह में रहते हैं, ठीक है। लेकिन सब लोग मान लीजिएगा एक ही एंटिटी में यहाँ पर रहते हैं, एक ही एंटिटी में यहाँ पर रहते हैं। तो उससे क्या होगा, इन सब का एक साथ सामंजस्यता है, एक साथ सब लोग निवास कर रहे हैं। अगर मान लो इसमें किसी भी कलर के लोगों को मान लीजिएगा जो अलग अलग संस्कृतियों के हैं, जैसे उदाहरण के लिए मानते हैं कि ये लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों के लिए हमारी भाषा संस्कृति पर आधारित अलग से एक देश का निर्माण किया जाए, जो देश केवल इसी पर्टिकुलर भाषा और संस्कृति को फॉलो करेगा। तो इस पर्टिकुलर को हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक राष्ट्र है ना, ये राष्ट्र है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र हमेशा ही भाषाई सांस्कृतिक एक रूपता से बनता है, ठीक है। चलिए ठीक है विकास। ठीक 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 है, कोई बात नहीं, ऐसे कोई बंद नहीं करेगा। तो उससे एक राष्ट्र का निर्माण होता है ना। और राज्य में भाषाई एक रूपता नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे राज्य है, तो राज्य में क्या होगा, विविधता पाई जाती है। ये विविधता किसी भी आधार पर हो सकती है, और इसमें क्या पाई जाती है, एक रूपता पाई जाती है ना, एक रूपता पाई जाती है। और ये तो क्षेत्रीय अवधारणा है। जैसे प्राचीन समय में लोग कहते थे कि वह परदेश से आया है, यानी कि किसी दूसरे क्षेत्र से आया है, दूसरे देश से आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बंद नहीं करेगा, चिंता ना करें, ठीक है। चलिए, समझ गए आप लोग इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अब आगे कल पूरा करेंगे। आप लोगों के जो डाउट हैं, अभी कोई डाउट हो तो पूछिए क्लास से संबंधित। अभी क्लास बंद नहीं करेगा कोई, चिंता नहीं करें। कोई भी डाउट हो तो उसको पूछें पहले, है ना, क्लास के रिगार्डिंग। विकास, अभिषेक, एनी डाउट? सर कोई भी बुक बेटा इसमें ये है कि जैसे ऋग्वेद के संदर्भ में जब भी एमसीक्यूज बनते हैं तो उसका एक है, चलिए चलिए ठीक है। तो एक ही बुक जब ऋग्वेद से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं तो उसमें अभी तक बिहार पीएससी में, उत्तर प्रदेश पीएससी में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, राजस्थान के आरएएस में और उत्तराखंड में भी वैदिक परंपरा से जो शब्द पूछे गए उसमें ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब देखिए उसमें हर शब्द तो नहीं आएगा, ना ही हर शब्द आपको याद करना है, लेकिन एक बहुत कॉमन सा प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस शब्द का उल्लेख किया गया है, ये प्रश्न आया है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस देवता का उल्लेख किया गया, ये भी प्रश्न आया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक कौन से वर्ण का उल्लेख मिलता है, ये भी प्रश्न आया है, ठीक है। सर फिर भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, बिल्कुल सही है, क्योंकि टेक्निकली हम हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकते हैं, क्योंकि भारत में तो डाइवर्सिटी है। तो जब इंडिया में डाइवर्सिटी है, इन सच ए ह्यूज डाइवर्सिटी, वी कैन नॉट हैव सच काइंड ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ नेशनलिज्म। हम बिल्कुल ही राष्ट्र नहीं बन सकते हैं टेक्निकली। लेकिन भारत के हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम अन्य धर्मों को यहाँ से अलग कर देंगे, अन्य भाषाओं को अलग कर देंगे, ये नहीं है भारत के हिंदू राष्ट्र का मतलब जो प्रचारित किया जा रहा है। उसका मतलब ये है कि इस भूमि पर, सिंधु से सिंधु तक की भूमि पर, सिंधु यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, सिंधु यानी कि समुद्र की भूमि पर जितने भी लोग पैदा हुए हैं, जो इस पूरी भूमि को अपना पितृभूमि मानते हैं, फादरलैंड मानते हैं, वे सब हिंदू हैं। उसमें वे लोग शामिल नहीं हैं जिनकी उत्पत्ति बाहर के देशों में हुई है, इस सिंधु क्षेत्र में नहीं हुई है, उनको नहीं मानते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली सभी विचारधाराएं हिंदू कहलाएंगी। और उनका हिंदू राष्ट्र होने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे धर्म के लोगों को, भाषा के लोगों को बाहर निकाल देंगे, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि जिस देश में जिस धर्म की संख्या ज़्यादा हो, उसे उस धर्म के नाम से पहचाना जाए।
वो यही कहना चाहते हैं, बाकी उनका उद्देश्य ये नहीं है। ये तो मैंने टेक्निकल टर्म बताइए राष्ट्र का असली मतलब क्या होता है, इसलिए टेक्निकली तो पॉसिबल है ही नहीं। टेक्निकली हम क्या, दुनिया में कोई भी राष्ट्र नहीं बचा है टेक्निकली, हो ही नहीं सकता है टेक्निकली। हाँ, वेटिकन सिटी हो सकती है क्योंकि वो एक छोटा सा, जहाँ पर सारे के सारे वही कैथोलिक रहते हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं वेटिकन सिटी को, है ना। तो वेटिकन सिटी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, वरना दुनिया के किसी भी राष्ट्र में ऐसा नहीं है, है ना। जब कोई भी इथनिसिटी के लोग अपने लिए अलग से सेपरेट देश की मांग करते हैं तो उसे ही तो हम लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी लोग हैं। जैसे पोल लोगों ने अपने लिए पोलैंड बना लिया, फिन लोगों ने फिनलैंड बनाने की मांग की, उज्बेक लोगों ने उज्बेकिस्तान, अफगान लोगों ने अफगानिस्तान बनाने की। तो इनके नाम में तो दिखाई देता है, हमको इनके नाम में दिखाई देता है कि ये लोग कौन होंगे, कि ये राष्ट्रवादी हैं, ये राष्ट्र हैं, लेकिन ये राष्ट्र नहीं है टेक्निकली, है ना। आज अफगानिस्तान में सारे अफगान नहीं रहते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, वहां पर नहीं रहते हैं ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इसको बंद नहीं करना, 2 मिनट बाद इसको करना है ना। ठीक है अभिषेक जी, कोई भी डाउट हो तो लिख के रखिएगा, कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, कीप स्टडिंग। आई वुड लाइक टू हैव योर स्टडी दैट शुड बी ऑन वेरी विंग्स, है ना। आपकी स्टडी को थोड़े से विंग्स मिलेंगे तो स्टडी और अच्छे वे में चलनी चाहिए, है ना। हम लोग मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे। आप लोग पढ़ते रहिए, जो भी डाउट हो तो उसको लिख के रखिएगा, हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, गुड डे एंड गुड नाइट।